अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम कंज्यूमर थ्योरी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि चैप्टर 3 है आपकी किताब से, जिसे कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। इसके अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से पास्ट पेपर में काफी दफा आया हुआ, जिसे कहा जाता है इंडिफरेंस का। जो कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस का है, इसको सबसे पहले सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था स्लस्ट की स्लस्ट की तरफ से। ये एक रशियन इकोनॉमिस्ट है, और 1950 के अंदर इसने क्या नाम है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और बाद में इसको जो डेवलप किया गया वो जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन ने 1928 के अंदर। अब इसको समझते हैं ये असल में है क्या। एक इंडिफरेंस का एक लोकस पॉइंट है, या combination of goods, each of which yield the same level of the total utility or to which consumer is indifferent का। मतलब क्या इसका, कि एक ऐसा कम्बिनेशन है दो गुड्स का, या दो से ज्यादा गुड्स का, या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, जिसके हर कम्बिनेशन के ऊपर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती है। मतलब क्या हुआ, कि इसके अंदर ऑन द कर्व तमाम कंज्यूमर जो होंगे वो क्या है, वो इंडिफरेंट कर्व। फिर नीचे वो दोबारा बात करता है कर्व विच शोज द सेम लेवल ऑफ द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑन आर इट्स पॉसिबल पॉइंट्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ये भी वही बात कर रहा है कि एक कर्व है जो कि सेम लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन हमें फ्राहम करती है, जितने उनके पास पॉसिबल कम्बिनेशन के पॉइंट्स होते हैं उसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जितनी भी डिजायर्स हैं कंज्यूमर की, वो इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ठीक है, हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेशन के अंदर हैं, और उन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम अपनी तमाम डिजायर्स जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। हम उसके अंदर से पिक करते हैं जो हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, और जो अर्जेंट डिजायर्स होती है, जिसकी हमें सेटिस्फेक्शन सबसे पहले जरूरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि कंज्यूमर क्या करता है, वो रैंक करता है अपनी डिजायर्स को, वो बिल्ड करता है स्केल्स ऑफ प्रेफरेंसेस को फ्रॉम द कमोडिटीज जो उसे कंज्यूम करनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, हम ड्रा करते हैं इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेटिस्फेक्शन किसकी, कंज्यूमर की, फ्रॉम टू कमोडिटीज की। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ एजम्पशन की जरूरत पड़ती है, पॉसिबल पॉइंट्स के लिए हमें कम्बिनेशन, हमें शो करना पड़ता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कमोडिटीज हैं जो कि हम इंडिफरेंस कर्व के लिए ले रहे होते हैं। और बाकी जो हमारे पास सेटिस्फेक्शन रहेगा बाकी चीजों का, वो रिमेन सेम रहेगा। तो कंज्यूमर क्या है, वो इंडिफरेंट है किसके अंदर, कम्बिनेशन लाइन और इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर, कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, वो हमारे पास क्या नाम है, वहां पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, जो कम्बिनेशन बन रहा होगा गुड्स का, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से इसको हम एसओ यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, कि ये वी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व बाय कंसीडरिंग अ कंज्यूमर हु वांट्स टू बाय टू कमोडिटीज। हमने अज्यूम किया कि हमारे पास इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि दो कमोडिटीज हैं, एप्पल और मैंगो। फिर हमने क्या किया, कि हमने डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ दीज टू कमोडिटीज, ईच ऑफ विच गिव्स हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमने दोनों कमोडिटीज को इकट्ठा किया, लिया, फिर उनके डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए, वे हम इनसे मान सकते थे। हमने फिर क्या किया, कि उससे सेटिस्फेक्शन लेवल देखा। कहता दीज कम्बिनेशन आर गिवन इन द स्केड्यूल। ये कम्बिनेशन हमें इस स्केड्यूल के अंदर दिए गए हैं, कम्बिनेशन 1 2 3 4 5। फिर हमने इतने यूनिट्स ऑफ एप्पल हैं, इतने यूनिट्स ऑफ मैंगो हैं। हमने सबसे पहला जो कम्बिनेशन था, हमने 15 यूनिट लिए एप्पल के, और एक यूनिट लिया हमने मैंगो का। फिर हमने क्या किया, कि हमारे पास ये पहले पॉइंट के ऊपर पूरी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। अगर हमने अब यूनिट ऑफ मैंगो को इंक्रीज करना है 1 से 2 की तरफ, तो हमें यूनिट ऑफ एप्पल दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ ना कुछ हमें
उनको गिव अप करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो अब क्या किया, 15 से हमने 11 किए, कम किया एप्पल के, और 1 यूनिट किसका, मैंगो का, वो इंक्रीज कर दिया। इसी तरह हमने तीसरे पॉइंट के ऊपर भी क्या किया, 11 से हम 18 की तरफ, 8 की तरफ गए। हमने 3 यूनिट छोड़े तो यहाँ से हमारा एक इंक्रीज किया। फिर हमने जहाँ से चौथे कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने 2 छोड़े और हमारा 3 से 4 गया। 5 में के ऊपर 6 से 5। अब ये हमने ये नहीं देखना कि हम किस सीक्वेंस के साथ हम इसको क्या नाम है छोड़ रहे हैं एप्पल के यूनिट, और वहां से 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ये हमें यहाँ पे हमने देखना है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। कि हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट के ऊपर देखा कि चेंज कितना आ रहा है। चेंज हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसमें से सेकंड वैल्यू को हमने क्या किया, कि माइनस किया। ठीक है, 15 में से हमने 11 निकाले तो हमारे पास 4 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने अगर डिफरेंस देखा तो हमारे पास कितना होगा, वो एक का डिफरेंस आ गया। ठीक हो गया। और हमने वो चेंज देखा, ए का डिफरेंस जब हमने यहाँ से देखा तो हमारे पास 4:1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 आ गया। फिर इस तरह इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितना आ गया, वो 2 का आ गया। और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वो कितना आ गया, वो 1 का आ गया। ठीक है, 5:1, 5:5 = 1। अब क्या हुआ कि ये नीचे वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। अब इसके कर्व की तरफ आते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हॉरिजेंटल साइड मैंगो को ले लिया, वर्टिकल साइड एप्पल को ले लिया। इस कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है। जहां पे हमारे पास मैंगो का 1 यूनिट था, उसी तरह वहां पे एप्पल का हमारे पास क्या था, 15 यूनिट थे। ये ए पॉइंट हो गया। फिर इसी तरह जब हमारे पास 2 हुए तो यहाँ पे कितने हो गए थे, वो 11 हो गए थे। फिर इसी तरह क्या नाम है, जब हमारे पास 3 हुए थे तो यहाँ पे हमारे पास 8 हो गए थे। जब यहाँ पे 4 हुए तो यहाँ पे हमारे 6 हो गए थे। 5 यहाँ पे हुए थे तो यहाँ भी हमारे पास कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। तो ये क्या है कि हम सेम सीक्वेंस के साथ हमने यहाँ पे नंबरिंग की है, 2 का लिया, और यहाँ पे हमने 1 के सीक्वेंस के साथ हम यहाँ पे चढ़े। अब जितने भी ये पॉइंट यहाँ पे आपस में बन रहे थे, हमने इन सबको क्या कर दिया, ये इकट्ठा करके मिला दिया। तो इस तरह हमें A B C D E O, ये इंडिफरेंस कर्व के ऊपर गए। मैंने क्या कहा था कि जितना भी ऑन द कर्व जो कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स होंगे उन सब का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो सेम होगा। ठीक है, फिर वो कहता है वी कैन ड्रॉ सिमिलर इंडिफरेंस कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड मैंगो रिप्रेजेंटिंग ग्रेटर देन लेसर satisfaction. This collection of indifference curve is called indifference map. Higher indifference curve represent greater satisfaction, lower indifference curve show lesser satisfaction. अब हमने क्या किया कि अब यहाँ पे अब हमने देखना है कि ये इंडिफरेंस कर्व के मैप है कैसे, इसमें से इस यहाँ पे इस मैप के अंदर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, कितनी है, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व है। 1 2 3 4 कहता है जितनी इंडिफरेंस कर्व आपकी सबसे बब होगी, वहां पे जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो ग्रेटर सेटिस्फेक्शन होगा। और लोअर इंडिफरेंस कर्व का लेसर सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब कि 5 सबसे ग्रेटर है, फिर 4 उसके बाद है सेटिस्फेक्शन के अंदर ग्रेटर, फिर 3 ग्रेटर सेटिस्फेक्शन के अंदर 2 है, और सबसे लेसर हमारे पास क्या है, वो सेटिस्फेक्शन के अंदर वो 1 है। तो इस तरह ये हमारे पास ये क्या है, ये सारी जितनी भी, जब हम इंडिफरेंस कर्व को आपस में इस तरह देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व मैप है। अब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वहां पे बात हुई थी। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये इज द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर गुड्स, कीपिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट। क्या कह रहा है वो, कहता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि जब हमने किसी भी एक किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेना होता है किसी भी गुड के, तो हमें दूसरी गुड के यूनिट को गिव अप करना पड़ता है। और यहाँ पे देखें, हम क्या कर रहे थे, इस अगर जब टेबल के अंदर देखें तो हम इसका एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे थे, और इसमें से हमने क्या कर रहे थे कि इसके यूनिट्स को क्या हम कर रहे थे, गिव अप कर रहे थे। तो क्या हुआ कि किसी भी गुड के यूनिट के एक्स्ट्रा यूनिट को हासिल करने के लिए दूसरी गुड के यूनिट को हमें क्या करना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है। अब ये कितने छोड़ने पड़ते हैं, वो एक दूसरा कंसेप्ट है। यहाँ तक आपने सिर्फ अपना इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। अब हमारे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, वाई भी एक गुड है, एक्स भी हमारे पास गुड है। चेंज इन वाई क्या है, चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड वाई, और एक्स के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना फॉर कॉम्बिनेशन A to B।
मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे पास 4 था फ्रॉम बी, और टू सी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 था हमारे पास। तो ये चीजें मैंने पहले वहां पे आपको बता दी है। अब इसकी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज आती हैं? इसकी 5 प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग होती है, और इन इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले नेगेटिवली स्लोपिंग होती है, दूसरी ये किस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तीसरी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है वो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चौथी हमारे पास क्या है इसकी प्रॉपर्टी? इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच अदर एक्सिस, मतलब कि वो जितने उसके क्या नाम एक्सिस है, वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, उनको आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं करती। इंडिफरेंस कर्व क्या करना क्या है हमारे पास? वो कन्वर्ज टू द रीजन है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? इंडिफरेंस कर्व वो क्या है? वो नेगेटिवली स्लोपिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इंक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ वन वुड, वी मस्ट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अदर वुड। ठीक है, वो हमने आगे पढ़ा, पहले भी पढ़ा कॉम्बिनेशन को। ठीक है। फिर हम इस चीज को देखते हैं कि इंडिफरेंस हो गया है हमारे पास, वो नेगेटिव स्लोपिंग है। जब हमने एक गुड को क्या नाम है हासिल करना होता है, तो दूसरी गुड को हम क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की शेप इस तरह बन रही थी, इस तरह। ठीक है। मगर अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव स्लोप है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे वाई और एक्स है एक पॉइंट, अब जहाँ पे एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, वाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट नहीं हो सकता, पॉजिटिवली पॉजिटिवली स्लोप नहीं हो रही। ठीक है। फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व हमारे पास क्या है? वो पैरेलल टू एक्सिस है। अब इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर इंडिफरेंस कर्व को हम इसी शेप के अंदर देखें, तो हमारे पास एक्स इंक्रीज कर रहा है, वाई स्टॉक है, तो ये भी हमारा उस कंसेप्ट को नहीं ले रहा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक को हमने इंक्रीज करना है तो दूसरी को हमने क्या करना है? डिक्रीज करना है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। अगर वर्टिकल के अंदर देखें, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज नहीं कर रहा, तो ये भी कंसेप्ट हमारे पास क्या नाम है? नहीं ठीक होगा। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने कंसेप्ट लिया था कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे क्या नाम है कि एक जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ऑन द सेम कर्व, वो एक पॉइंट पे ज्यादा हो जाएगा, एक पॉइंट पे कम हो जाएगा। हमने ये कंसेप्ट लिया था कि ऑन द कर्व जो हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, वो हमेशा क्या नाम है? वो सेम रहेगा। यहाँ पे देखें, आपका इंटरसेक्ट कर रही हैं दो इंडिफरेंस कर्व आपस में, जो कि कभी भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट के ऊपर क्या नाम है? इंडिफरेंस कर्व क्या नाम है? एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है। अब जो बी का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी, अपर साइड होगी, उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? वो ज्यादा होगा। ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर। और जो लो होगी उसका सेटिस्फेक्शन हमारे पास क्या होगा? वो कम होगा। मगर इसी के ऊपर अगर हम देखें तो ये सी पॉइंट है, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। क्या इन दोनों का फिर सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों कर्व का सेम हो जाएगा यहाँ पे आगे? तो ये पॉसिबल नहीं। फिर दूसरी बात कि जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बी का सेटिस्फेक्शन लेवल इस कर्व का ज्यादा हो रहा था, उसी कर्व के ऊपर अगर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है IC2 का, ये क्या हो रहा है? वो लेस हो रहा है। ठीक है। और IC1 का क्या नाम है? वो ग्रेटर हो रहा है। तो जिसकी वजह से कहता है ऑन द सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम रहता है। तो जब ऑन द कर्व सेटिस्फेक्शन हमारे पास सेम रह रहा है, तो फिर क्या है? ये आपस में इंटरसेक्ट इस वजह से नहीं करेंगी। अब यहाँ पे देखें, बी पे सेटिस्फेक्शन क्या है? वो ज्यादा है, और यहाँ पे आके वो ये लोअर हो गया है, और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो वो कहता है हमेशा सेम रहना होता है, कम नहीं हो सकता। इस तरह यहाँ पे देखें ये कम है, और इसी तरह ये आगे आके ये हायर सेट इंडिफरेंस कर्व बन गई, तो यहाँ पे क्या नाम है? लो हो गया। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता, एक इंडिफरेंस कर्व का हमेशा सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम रहता है। फिर उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व शो करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो वो आगे भी हमने देखा हुआ है। ये IC2 क्या नाम है? ये ज्यादा अबव है, तो इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा IC1 के ऊपर, ये क्या होगा? वो ज्यादा शो कर रही है, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रही है। फिर तीसरा हमारे पास कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी क्या नाम है?
अपने एक्सिस को टच नहीं करती। अगर वो ए यहाँ पे टच कर रही है एक्स पॉइंट के ऊपर, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है यहाँ पे वो क्या आ गया, वो जीरो गुड आ गई। तो हमने कॉम्बिनेशन में ऊपर टेबल में कोई भी गुड्स को हमने क्या नाम है जीरो नहीं लिया। ठीक है, मैं दोबारा टेबल की तरफ जाता हूँ, उसको आप गौर से देखें। तो क्या कोई भी यूनिट हमने जीरो लिया कॉम्बिनेशन बनाते हुए? तो कहता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को हम टच इस वजह से नहीं कर सकते कि हमने कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर एक गुड को भी हमने उसके यूनिट को जीरो नहीं कंसीडर करना। अगर हम एक्सिस को टच टच करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो क्वांटिटी हो जाएगी एक गुड की, तो एक्स गुड की। इस तरह दूसरे के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाई की हो जाएगी जीरो, तो इस वजह से हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कन्वर्ट टू द रीजन, ये हमारे पास लास्ट इसकी क्या नाम है प्रॉपर्टी है। कहता है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा बेंड करती है कहाँ पे, रीजन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये क्या नाम है, रीजन की तरफ क्या नाम है, सेंटर से ये बेंड कर रही है। ठीक है, कहता है दिस इज बिकॉज एज वी सब्स्टिट्यूट वन गुड विद अदर गुड, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहता है जब हम एमआरएस को स्टडी कर रहे हैं, तो हम अगर एक गुड को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी गुड को इंक्रीज भी कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये हो रहा है, ये बेंड कर रही है जो रीजन की तरफ। कहता है इन अदर वर्ड वी गिव अप लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ वन गुड टू गेट each extra unit of other good, keep level of satisfaction constant assure in the period। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इस तरह रखेंगे तो यह ये भी हमारे पास क्या नाम है, ये नहीं होगा। कहता है इफ इन डिफरेंस स्ट्रेट लाइन एज शोज बाय द फॉलोइंग डायग्राम, तो कहता है द अमाउंट ऑफ वाई विच इज गिवन अप फॉर गेटिंग द यूनिट ऑफ गुड एक्स रिमेन कांस्टेंट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम a D। कहता है दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज द अमाउंट ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस कंज्यूमर सेक्रीफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड वाई। कहता है ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम गुड एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता जा रहा है लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ गुड ऑफ वाई को। तो कहता है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर रहे थे वहां पे, एक सेम रेशो के साथ डिक्रीज नहीं थे कर रहे, हम उसकी अमाउंट को क्या नाम है थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, सीक्वेंस सेम नहीं थे रख रहे जी। तो ये भी ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो चीज़ समझ नहीं आई वो पूछ लेनी है, तैयार करने के बाद आपने इसको उसके अंदर लिखना अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।